आज वो समय है जब देश की सियासत, अर्थव्यवस्था और सत्ता की चालें सब एक साथ उलझती दिख रही हैं। एक तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और दूसरी ओर आरएसएस की बैठकों में भी सरकार की खामियां गिनाई जाने लगी हैं। बताएंगे कि कैसे मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस की बैठक में सरकार की जो कलाई खोली है उसने मोदी और शाह के तोते उड़ा दिए। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मोदी और आरएसएस के रिश्तों में खटास आई है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और अब ट्रंप की नजर सीधे भारतीय आईटी सेक्टर पर है। सोचिए, अगर ट्रंप भारतीय कंपनियों पर आउटसोर्सिंग बैन लगा देते हैं तो लाखों नौकरियां चली जाएंगी, 250 अरब से ज्यादा का आईटी सेक्टर बिखर सकता है और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वो घर पर ही बैठे रह जाएंगे, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी। क्योंकि ट्रंप अब ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि 70% जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उनमें 70% भारतीय हैं जो अमेरिका के लिए काम करते हैं और बाकी 30% में दुनिया के तमाम देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और देशों के लोग वहां आते हैं। तो सोचिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? भारत का। लेकिन ये तो शुरुआत भर है, असली खेल तो देश की जो अंदर है, राजनीति में है, अंदरूनी राजनीति में चल रहा है, जहां मोदी और शाह हर मोर्चे पर फेल होते दिख रहे हैं। पहला मोर्चा विदेश नीति का, ट्रंप जैसा पक्का दोस्त छूटा और चीन जैसा बड़ा दुश्मन, उसको मोदी जी ने गले लगा लिया। दूसरा मोर्चा देश की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी और अब तो वोट चोरी भी हो गई है, इन पर बोलते नहीं बन रहा है। और तीसरा मोर्चा खुद के घर में, यानी आरएसएस में, जहां अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है। और इसी तीसरे मोर्चे पर एक बड़ा धमाका हुआ है और वो भी किसी और ने नहीं किया बल्कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया है, जो कभी बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे लेकिन आज मार्गदर्शक मंडल में है। लेकिन उनकी आवाज ने मोदी और शाह की नींव हिला दी है। कुछ दिनों पहले आरएसएस के बंद कमरे में एक बैठक हुई थी जिसमें जोशी ने सरकार की पोल खोल दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने करीब 70 पेज का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के हवाले से कहा कि 2021 में भारत की सबसे अमीर जो 10% आबादी है, उसके पास देश की संपत्ति का 65% हिस्सा है। यानी कि बाकी जो 90% आबादी है भारत की, उसके पास सिर्फ 35% हिस्सा है। आपको यह सुनकर कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार ये बात कहते हैं कि देश का पैसा चंद लोगों के पास है। इस पर जोशी ने प्रमाण के साथ इस बात को रखा। उन्होंने बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ $2,878 है, जबकि जापान में ये $33,955 है। मतलब क्या है? भारत भले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन आम आदमी की जेब में अब भी खालीपन है। जोशी ने आत्मनिर्भर भारत के दावों की भी पोल खोली। उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने नशे की समस्या उठाई, आत्महत्याओं के बढ़ते मामले उठाए, एआई से जो नौकरियां खत्म हो रही है उसकी आशंका पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब के बीच की खाई को और ज्यादा बढ़ा रही है, और ज्यादा गहरा कर सकती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत की बोलने की बारी आई तो उन्होंने बस इतना कहा कि आपने तो सब कह ही दिया है। यानी जोशी की बातों से संघ सहमत है और यह सबसे बड़ा संकेत है कि मोदी शाह की नीतियों से जो नुकसान हो रहा है उसे संघ भी मानता है, भले ही वो सार्वजनिक तौर पर विरोध न कर रहा हो। खुद पीएम मोदी भी ये जानते हैं, तभी तो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने ऐलान किया था कि दिवाली पर आम आदमी को और कारोबारियों को बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया कि मोदी को चीन से गलवहियां करनी पड़ी। फिर वही दिवाली वाला गिफ्ट जिसका ऐलान लाल किले की प्राचीर से हुआ था, जो दिवाली के टाइम पर देना था, उसे महीने भर में ही
लागू कर दिया गया। जीएसटी के 2 टैक्स स्लैब हटा दिए गए। पर यह सब असली आर्थिक संकट का हल नहीं है, ये हम बार बार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस क्या करेगा? क्या वो इस हालात में सरकार का साथ देगा या फिर दूरी बना लेगा? आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में आरएसएस उतना एक्टिव नहीं था जितना होना चाहिए था, जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत तक भी नहीं पहुंच सकी। जबकि उसके पास राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे थे, हिंदू मुस्लिम कार्ड को तो भर भर कर खेला गया। यहां तक कि पीएम मोदी ने मंगलसूत्र, हरा रंग, शक्ति इन शब्दों पर जमकर इनका इस्तेमाल किया, फिर भी बीजेपी 240 पर निपट गई। इसके बाद मई 2024 में जेपी नड्डा ने कहा कि हमें आरएसएस की उतनी जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चल सकते हैं। बस यहीं से आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया, आरएसएस की बेचैनी बढ़ी। हालांकि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस अंतिम समय में अचानक से एक्टिव हो गया और उन्होंने बीजेपी को जता दिया कि आखिर हम हैं कौन। इससे बीजेपी को समझ आया कि आरएसएस के बिना चलना मुश्किल है। तभी तो मार्च में मोदी भी पहली बार पीएम बनने के बाद संघ दफ्तर पहुंचे ताकि ये दिखा सके कि सब चंगा सी। लेकिन शायद देश के महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मोर्चों पर आरएसएस मोदी और शाह से खुश नजर नहीं आ रहे। तभी तो अगस्त 2025 में मोहन भागवत ने कहा कि हमारे बीच कोई बड़ा विवाद नहीं है, हम सलाह देते हैं, फैसला बीजेपी का होता है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष बना हुआ है। आरएसएस को सबसे ज्यादा ये बात खल रही है कि पार्टी सिर्फ 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि संघ संगठन को प्राथमिकता देता है। देश की बिगड़ती आर्थिक हालत, महंगाई, बेरोजगारी और विवादों ने आरएसएस को और भी खफा कर दिया है। और यही वजह है कि आरएसएस की बैठक में किसी ने भी मुरली मनोहर जोशी की बातों को नजरअंदाज नहीं किया, उनका जवाब नहीं दिया या फिर उनका विरोध नहीं किया। तो साफ है, भारत के सामने बड़ा संकट है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। मोदी शाह की नीतियां सवालों के घेरे में है। आरएसएस खुद असहज है। विदेश में ट्रंप की टैरिफ नीति से आईटी सेक्टर संकट में आ सकता है। चीन से गलवैया चिंता की बात बढ़ा रही है। देश की आम जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरएसएस अब भी चुप रहेगा या वो फिर मोदी शाह को कोई बड़ा संदेश देगा? क्या आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? ऐसे बहुत से सवाल पनपने लगे हैं। आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, सत्ता के गलियारों में भूचाल आ चुका है और अब हर कदम पर नजरें टिकी हुई है।